हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस ब्री पर सभी का स्वागत। आज हम वीएमओ कोटा एग्ज़ाम HD03 हिंदी गद्य भाग सेकंड नाटक एवन्य गद्य विधेय जिसका पेपर कोड है HD303, जिसका हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पूछने की पूरी संभावना है। पेपर कोड है HD03 जो सेकेंड ईयर के लिए है। पहला क्वेश्चन, किसके पापा का यही परिणाम है, इसकी भूल थी जिसका भीषण विषफल हमें मिला। यह कथन किसने और किससे कहा था? तो उत्तर है किसके पापा का यही परिणाम है, किसकी भूल थी जिसका भीषण विफल हमें मिला है। कथन धृष्ट को अपना मंत्री संजय से है। यहाँ पर धृष्ट के अति पुत्र मोह से उपजे महाभारत के युद्ध की ओर संकेत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि संग्रह में संकलित निम्नलिखित के प्रकार बताइए। रामचंद्र शुक्ल के चिंतामणि संग्रह में संकलित निम्नलिखित के प्रकार बताइए। तो चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निम्नों का संग्रह है। प्रारंभ में इसके 2 भाग प्रकाशित हुए, बाद में इसका तीसरा भाग प्रकाशित कराया गया। चिंतामणि भाग में कुल 17 निबंध संकलित है, जिन्हें 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला भाव मनोविकास संबंधी निबंध, दूसरा है सैद्धांतिक व्यवहारिक। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गद्य की कसौटी क्या है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गद्य की कटौती क्या है? तो उत्तर है यदि गद्य लेखों की कटौती है तो निबंध गद्य की कटौती है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में से सबसे अधिक संभव है। शुक्ल के गद्य की कटौती निबंध को कहा है। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल के निबंधों की विषय वस्तु क्या है? रामचंद्र शुक्ल के निबंधों की विषय वस्तु क्या है? तो रामचंद्र शुक्ल के मनोविज्ञान, साहित्यिक, सैद्धांतिक सभी प्रकार के निबंध लिखे हैं, जिसमें एक और चिंतन की और मौलिकता और विवेचन की गंभीरता, विश्लेषण की सूक्ष्मता, पूर्णता की दृष्टिगोचर होती है। तो दूसरी ओर उनमें लेखक की व्यक्तिगतता, भावात्मक, व्यंग्यात्मक का वर्णन है। उत्साह निबंध के लेखक कौन है? उत्साह निबंध के लेखक कौन है? तो उत्तर है उत्साह एक यौगिक भाव है जिसमें साहस और आनंद का मेल रहता है। जिस व्यक्ति वस्तु पर प्रभाव डालने के लिए वीरता दिखाई जाती है उसकी ओर उन्मुख कर्म होता है, और कर्म के अनुसार उन्मुख उत्साह नामक भाव होता है। अर्थात किसी व्यक्ति वस्तु के साथ उत्साह लगाव नहीं होता, तो समुद्र लांघने के लिए जिस उत्साह के साथ हनुमान उठे हैं उसके कारण समुद्र नहीं लांघने का विकट कर्म है। कर्म भावना को उत्साह उत्पन्न करती है, वस्तु या व्यक्ति की भावना नहीं। उत्साह निबंध के लेखक रामचंद्र शुक्ल है। अगला क्वेश्चन है, उत्साह और आशा में अंतर क्या है? उत्साह आशा में अंतर क्या है? यदि हम किसी ऐसे श्रम में लगे हैं जिसमें आगे हम बहुत लाभ सुख की लालसा है, वह उस आशा के बल पर ही दुगनी गति से आनंद से कार्य की क्षमता का उत्साह है। उत्साह के कितने भेद हैं? उत्साह के कितने भेद हैं? साहित्य मीमांसकों ने उत्साह के युद्धवीर, दानवीर, बुद्धिवीर ये 3 भेद किए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की एक सांझ कीर्ति के रचनाकार का नाम बताइए। महाभारत की एक सांझ कीर्ति के रचनाकार का नाम बताइए। तो उत्तर है महाभारत की एक सांझ एकांकी विद्या के रचना है, जिसके रचयिता भारत भूषण अग्रवाल हैं। एकांकी में लेखक के पौराणिक विषय का श्रद्धा नए ढंग से प्रस्तुत किया है। भारत की एक सांझ एकांकी वर्णित समय स्थान बताइए।
तो उत्तर महाभारत की एक सांझ एकांकी भारत के पौराणिक काल में घटित कौरव पांडवों के बीच हुए युद्ध उसकी परिस्थिति पर प्रकाश डालती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की एक सांझ एकांकी प्रमुख पात्र का उल्लेख किए। कौन कौन प्रमुख पात्र हैं? तो महाभारत की एक सांझ एकांकी के संजय और धृतराष्ट्र मौन पात्र कहे जा सकते हैं। प्रमुख पात्रों में भीम, युधिष्ठिर, दुर्योधन है। महाभारत की एक सांझ एकांकी के आधार पर युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण कीजिए। तो महाभारत की एक सांझ कीर्ति में दुर्योधन, युधिष्ठिर ये मुख्य पात्रों में गिने जाते हैं। युधिष्ठिर राजनीतिक धर्म प्रधान पात्र हैं। अपने विमरता धर्म परायण के कारण उन्हें स्वयं एवं उनके भाइयों को बहुत कष्ट उठाना पड़े, जैसे झूठ में हार, राज्य के सम्मान के कारण द्रौपदी के दांव पर लगा देना आदि। युधिष्ठिर पांडव परिवार के ज्येष्ठ पुत्र थे। उनके स्वभाव सद्गुणों के कारण परिवार के बड़े लोग उनसे बहुत स्नेह करते थे। दुर्योधन युधिष्ठिर के साथ अनुचित व्यवहार करता था। दूसरे भाई का उनका व्यवहार सहन नहीं होता, तब भी अपने सहनशील और शांत स्वभाव के कारण वे भाइयों को समझा बुझाकर शांत कर देता। किसी किसी संदर्भ में युधिष्ठिर के चरित्र में श्री राम के गुणों का आभास होता। ये इस एकांकी में युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच कुटु वार्तालाप होता। दुर्योधन के जल सरोवर में छिपने की सूचना मिलते ही वे वहां आ जाते और युद्ध के लिए ललकारते, स्त्री, कायर आदि शब्दों का प्रयोग करके बुलाते हैं। क्योंकि पांडवों के मन में उसके प्रति विष ज्वाला भड़क रही थी। द्रौपदी का भरी सभा में अपमानित होना तथा अभिमन्यु की मृत्यु आदि अनेक ऐसे प्रसंग हैं जो पांडवों के व्यक्तिगत कार्य। दुर्योधन को जब युधिष्ठिर के कथन सहन नहीं होते तो वे उनसे युद्ध करने को कहता है, किंतु युधिष्ठिर उसके स्नेहिता होने कारण उसे कहता है कि वे जिस शहर से लड़ना चाहते बता दे, केवल एक व्यक्ति उसे युद्ध करेगा। यहाँ पर युधिष्ठिर की धार्मिक तथा मानवीय भावना ज्ञान होता है। यह सब देखने हुए युधिष्ठिर प्रमकर्मी, निश्चल से हृदय, नीतिपूर्ण तथा धर्मनिष्ठ पात्र है। अगला क्वेश्चन है, प्रसंग महत्वपूर्ण वाक्य दिए गए शब्द की व्याख्या कीजिए। मुझे लगता है तुम शुद्ध बुद्ध खो बैठे हो, तुम प्रलाप कर रहे हो, भला ज्ञान में भी कोई ऐसी असंभावनीय बातें बता रहे हैं। इसकी व्याख्या कीजिए। तो प्रसंग है, प्रस्तुत आवरण भारत भूषण अग्रवाल द्वारा रचित एकांकी महाभारत की एक सांझ से लिया गया है। यह महाभारत की एक सांझ पर केंद्रित है। इसमें महाभारत का महाविनाश युद्ध भारत के पौराणिक काल में घटित पांडवों के बीच घटना है। और इस व्याख्या है, गद युद्ध में घायल होकर भूमि पर पड़ा हुआ दुर्योधन अपने जीवन के अंतिम सांसों गिनता रहता है। युधिष्ठिर दुर्योधन के पास जाते हैं और कहते हैं, मेरे यह रक्तपान करने का इरादा बिल्कुल नहीं था। तुम्हारी तरह मैंने भी छल का सहारा नहीं लिया। युधिष्ठिर चाहता था कि दुर्योधन अंत समय तक पश्चात करे, लेकिन दुर्योधन कहता कि न मेरे मन में कोई पश्चात है, न मेरे कोई भूल की। दुर्योधन के पास अपने तर्क व विचार हैं और उन सब प्रति वे सतत बना हुआ है। तथा तब युधिष्ठिर दुर्योधन से कहता है कि तुम शुद्ध बुद्ध खो बैठे हो, तुम प्रलाप कर रहे हो, भला ज्ञान में कोई भी असंभावनीय बातें करता है। और इसका विशेष तर्क है, प्रधान शैली चरित्रों को उभारने वाली मनोवैज्ञानिक भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा बलवती तीक्ष्णता के लिए हुए हैं, यह इसका प्रधान गुण है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत की एक सांझ एकांकी के शीर्ष का आलोचित सिद्ध करने
सिद्ध करते हुए मंच की दृष्टि से इस एकांकी की सफलता पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर है एकांकी के शेष की सार्थक महाभारत की सांझ। एकांकी में एकांकीकार भारत भूषण अग्रवाल जी द्वारा एक पौराणिक कथा वस्तु को एक नवीन रूप दिया है। लेखक ने यह भी समझाने का प्रयास किया कि महाभारत के विनाशकारी युद्ध के लिए केवल दुर्योधन ही जिम्मेदार नहीं था, बल्कि पांडवों के महाकाशी प्रवृत्ति भी किसी न किसी रूप में जिम्मेदारी थी। एकांकी में महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरव पक्ष की ओर से अकेला जीवित दुर्योधन द्वैतवन के एक सरोवर में छिपा हुआ था। पांडवों के ललकारने पर वे विष होकर बाहर आया था और भीम से गदा युद्ध किया। दोनों महारथी भिड़े हुए थे। तब भी श्री कृष्ण ने भीम को संकेत दिया कि दुर्योधन के जांघ पर प्रहार कर। भीम ने ऐसा करने पर दुर्योधन को चिकारते हुए बुरी तरह से आहत होकर गिर पड़ा। पांडव जय घोष करते हुए चले गए। संध्या के समय जब युधिष्ठिर दुर्योधन को सतावना देने गया तो दुर्योधन ने उन्हें विनाशकारी युद्ध के लिए दोषी ठहराया। उसने यह भी कहा युद्ध के लिए पांडव महत्वाकांक्षा उसके लिए महत्वपूर्ण के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। इसी प्रकार संध्या के समय वार्तालाप करते करते दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिया। भारत की एक सांझ पाठकों को इंक जोर देते हैं, कुछ अलग हटकर सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि क्या युद्ध के लिए कौरव जिम्मेदार है, पांडव नहीं। इस प्रकार एकांकी का शेष सार्थक एवं उचित हैं। और रंगमंचीय प्रस्तुति अभिनेत्या प्रस्तुत रचना के कुल मिलाकर 2 दृश्य मिलते हैं। पहला दृश्य धृतराष्ट्र के महल का एक कक्ष, जहाँ संजय धृतराष्ट्र को युद्ध का वर्णन सुना रहा है। कुछ क्षणों के लिए यह दृश्य दर्शकों के सम्मुख रहेगा, फिर विलीन हो जाएगा। मुख्य दृश्य द्वैतवन का सरोवर है, जिसमें अहरयों ने अपने प्राण बचाने के लिए जल में छिपे हुए युद्धोधन की सूचना युधिष्ठिर को दी थी। मुख्य रूप से इसी दृश्य को प्रस्तुत नाटक में दिखाया गया। इसी स्थल पर भीम युधिष्ठिर दुर्योधन को ललकारते। रंगमंचीय दृष्टि से द्वैतवन का सर्वतट ही वह दृश्य है जिस पर संपूर्ण नाटक अभिनीत किया जाता है। रंगमंचन की दृष्टि से किसी नाटक की सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि उसमें प्रस्तुति के लिए बड़ा आयोजन न करना पड़े। बहुत सहज रूप से घटनाक्रम और पात्रों को एक ही स्थल पर प्रस्तुत किया जा सके। ऐसी सहज स्वाभाविकता जिस नाटक में है, वही रंगमंचीय दृष्टि से उपयुक्त कहा जा सकता है। महाभारत की सांझ इन सब दृष्टियों से उपयुक्त रचना है। संवाद नाटक संपूर्ण कलेश्वर संवादों पर टिका होता है। रचनाकार अपनी ओर से जो कहना चाहता है वे पात्र के मुख्य निकलने वाले संवादों पर ही आधारित होता है, इसलिए संवाद रचना के आत्मा कहे जा सकते हैं। महाभारत की एक सांझ के संवाद चुस्त कसरते हुए हैं, जो नाटक के विशेष आकर्षण प्रदान करते हैं। ये संवाद योजना भव्य रूप से नाटक का आस्वादन कराती हैं, अपितु अपने दृश्य रूप पात्रों के प्रसंग अभिनय का आधार भी प्रदान करती हैं। कुल मिलाकर प्रस्तुत रचना की संवाद योजना का कलात्मक भावात्मक प्रसाद अनुकूलता के लिए हुए हैं। और संकलन त्रिय शताब्दी है। देश काल परिस्थिति एकता से है, इनके बिना नाटक की प्रवृत्ति छिन्न भिन्न हो जाती है। देश काल की परिस्थिति की एकता के आधार पर यह एकांकी संकलन त्रिय की कसौटी पर खरी उतरती हैं। अगले क्वेश्चन है महाभारत की एक सांझ एकांकी के तत्वों के आधार पर मुख्य कीजिए कथा वस्तु। भारत भूषण द्वारा रचित महाभारत की एक सांझ एक श्रेष्ठ एकांकी है। इस एकांकी द्वारा लेखक
बहुमुखी प्रतिभा के दर्शन होते हैं। प्रस्तुति एकांकी में लेखक के अनुसार महाभारत के युद्ध के लिए केवल कौरव ही दोषी नहीं थे। पांडवों की मां कंसा के युद्ध हुए भीषण रक्तचाप का कारण रही है। इसमें महाभारत के युद्ध के अंतिम सांस का वर्णन किया गया है। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन के अलावा कौरव पक्ष के सभी शूरवीर मारे जाते हैं। वे अपनी जान बचाने देवंत वन सरोवर एक जल स्तंभ छिप जाता है। एहरी द्वारा सूचना दिए जाने पर पांडवों ने उसके बाद होने की खबर मिलती है। महाभारत का युद्ध तब तक समाप्त नहीं माना जाता जब तक दुर्योधन की मृत्यु नहीं हो जाती। अतः युधिष्ठिर और भीम एहरी की सूचना मिलने पर उसे जल सरोवर के बाहर आकर युद्ध के लिए ललकारते हैं। भीम और युधिष्ठिर ने इस तरह बाहर आने के लिए उसकाते हैं कि परंतु दुर्योधन सरोवर से बाहर नहीं आ निकलता। वह कहता है कि अब उस राज्य में कोई मोह नहीं है, युधिष्ठिर राज भोग सकता है। इस पर युधिष्ठिर और भीम इसे ललकारते हुए कहते हैं, इतना संसार करने के बाद उसे किस बात की लज्जा आ रही है। वह इस तरह छिप रहा है, उसकी बात नहीं आने वाले युद्ध करना पड़ेगा। इस तरह दुर्योधन युधिष्ठिर के बीच कई बातों को लेकर संवाद होता है। अतः दुर्योधन जल से बाहर आकर भीम के युद्ध करता है और हार जाता है। दुर्योधन जिस समय अपने अंतिम सांस ले रहा था उस समय युधिष्ठिर दुर्योधन की पीड़ा को कम करने के उद्देश्य दुर्योधन के पास आता है। पर यहाँ पर दुर्योधन को लगता है कि अब अंतिम समय में भी युधिष्ठिर से चैन से नहीं मरने दे रहा है। पुनः उन्हें दोनों के बीच मुद्दों पर बात होती है और दुर्योधन के अंतिम वाक्य यही कि मेरे पिता अंधे क्यों हुए के साथ आकांक्षी का संपन्न होता है। चरित्र चित्रण धुर्योधन के युधिष्ठिर के मुख्य पात्र में गिने जाते हैं। युधिष्ठिर राजनीतिक एवं धर्म प्रधान पात्र है। अपनी विमरता धर्म पालने के कारण वे स्वयं उनके भाइयों को बहुत कष्ट उठाने पड़े हैं। किसी संदर्भ में युधिष्ठिर के चरित्र में श्री राम के गुणों का आभास होता है। संदिग्ध राष्ट्र के गौण पात्र नाटक एवं उनकी प्रमुख भूमिका। भीम युधिष्ठिर दुर्योधन प्रमुख पात्र। चरित्र चित्रण के दृष्टि से दुर्योधन को एक स्वीरता नए रूप प्रस्तुत करने के लिए विलक्षण कार्य नाटककार ने किया है। दुर्योधन एक अधेय शूरवीर योद्धा है। अपने आगे सांस तक वे पराजय स्वीकार नहीं करता है। वह एक पराजय योद्धा के रूप में एक अपराजय योद्धा के रूप में भी वे अंतिम सांस लेता है। रचना में आरंभ से लेकर अंत तक उसी चरित्र छाया हुआ है। कुल मिलाकर चरित्र चित्रण की दृष्टि से यह सफल एकांकी कहा जा सकता है। और अगला क्वेश्चन है, महाभारत की एक सांझ कथा वस्तु घटना परक न होकर विचार परक है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, इस रचना का आरंभ महाभारत के युद्ध की एक संध्या से हुआ है। जो देखा जाए तो महाभारत की एक सांझ कथा वस्तु घटना प्रधान न होकर चिंतन प्रधान है। प्रारंभ से लेकर अंत तक धर्म अधर्म न्याय अन्याय और उचित अनुचित के प्रश्नों को लेकर एक अंक के पात्र का तर्क वितर्क चलता रहता है। उनमें रचनाकार का चिंतन देखा जा सकता है। मुख्य रूप से अपनी प्राण रक्षा के निमित्त दिवैत वन के सरोवर में छिपे हुए दुर्योधन और रथ पर चढ़ कर उसको खोज निकालने वाले भीम और युधिष्ठिर के मध्य प्रश्नोत्तर तर्क श्रृंखला चलती रहती है। लेखक ने दुर्योधन को अपनी बहुपारिचिता छवि को बदलकर नया रूप प्रदान किया। युधिष्ठिर और दुर्योधन के मध्य विवाद एक प्रसंग दुर्योधन के नाम से भी है। दुर्योधन अपने को दुर्योधन कहलाना उचित समझता है। दुर्योधन अर्थात नियमों का मर्यादा अंतर्गत पराक्रम पूर्ण युद्ध करने वाला। दुर्योधन के इस नाम का अर्थ पांडवों का मर्यादाहीन दृष्टापूर्वक युद्ध करने वाला। दुर्योधन कहना प्रारंभ किया। इस प्रकार तर्क विवेक का काम
प्रारंभ से लेकर अंत तक एकांकी कथावस्तु व्यापक है। और इस प्रकार तर्क विवेक का कम आरंभ से लेकर अंत एकांकी कथावस्तु को व्यापक है। ये प्रकार के लेकर इस एकांकी कथावस्तु को मनोविज्ञान गहराई प्रदान की है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कथावस्तु घटना परक के अपेक्षा विचार परक अधिक हैं। एलिगेशन है महाभारत के साथ एकांकी की कथावस्तु संक्षेप में लिखिए। महाभारत के साथ एकांकी की कथावस्तु को घटना प्रधान है होकर चिंतन प्रधान है। प्रारंभ से लेकर अंत एक धर्म का न्याय अन्याय और उचित अनुचित के प्रश्नों को लेकर एक एक बात तर्क चलता है। उसमें रचनाकार का चिंतन देखा जा सकता है। कथावस्तु एक एकांकी में महाभारत के युद्ध की एक संध्या का वर्णन है, जिसमें अंध धृतराष्ट्र को संजय युद्ध का वृत्तांत सुनाते। एकांकी में महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका है। कौरव पक्ष की ओर अकेला जीव दुर्योधन द्वैत वन के सरोवर में आकर छिप जाते हैं। रतागढ़ भीम युधिष्ठिर दुर्योधन को खोजते हुए द्वैत वन में आ जाते हैं तथा दुर्योधन के युद्ध के लिए ललकारते हुए चुनौती भरे